अब कक्षा 12th में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सारणिक जिसको कहते हैं या डिटर्मिनेंट्स जिसको कहते हैं। उस चैप्टर के शुरू से लेकर लास्ट तक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अपन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, तो उसके साथ साथ इसके नियम क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को लेके हम ये पाठ अपन आगे पढ़ते हैं, लेसन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि हम कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट्स में बदल सकते हो। कहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक प्रकार से क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स होता है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ABCD, ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2। इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, A, B, C और D लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में बहुत लोग इसको डेल्टा लिखते हैं, ऐसा A, B, C और D लिखा जाता है। ये सिंबल मैट्रिक्स का है और ये सिंबल डिटर्मिनेंट्स का है। अर्थात केवल वर्ग आव्यूह को यदि हम देखें, इम्पॉर्टेंट नोट, केवल वर्ग आव्यूह को सारणिक में बदल सकते हैं। केवल वर्ग आव्यूह को सारणिक में बदल सकते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसका सेम ऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं, बदल सकते हैं। और इसको हल करने का तरीका अलग होता है। अब इसमें इसका इससे गुणा नहीं होता है, पर डिटर्मिनेंट्स में हम कहें कि डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है, AB और CD डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है, तो सीधे सीधे आप कहोगे AD माइनस कितना होगा, BC इसका हल हो जाएगा। पर इसको यदि हम कहें कि इसका मान कितना है AB और CD, तो ये इस तरीके से हल नहीं दिखाएगा। AD माइनस BC इसका हल क्या होगा? नहीं होगा। इसका हल जरूर क्या होगा? AD माइनस BC, पहले ये गुणा और फिर ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। अब इसी पे आधारित हम छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रश्नावली है। और छोटे छोटे सवाल दिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डेल्टा बराबर, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 2, 4, -1। सबसे पहला छोटा सा प्रश्न है जो पहली बार बच्चा पढ़ता है उसके लिए बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हम जानते कैसे हैं। तो 2 दूनी 4 -4 बराबर 4 धन 4। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरा एक प्रश्न, और ये भी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, 1, 2, 4 -1 3 0 4 1 0। इसको भी हल करना है। तो बच्चों ध्यान देना, इस प्रश्न में यहाँ पे ये 4 लिखा है, साथ में 2 शून्य दिए हैं। जहाँ पे शून्य की अधिकता होती है उस कॉलम या उस रो को लेके हम हल करते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? 2 और 1 और 3, 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 3 और 1 4, अर्थात ये कितना होगा? 4। 4 के साथ कौन कौन से फैक्टर आएंगे? -1 3 4 और 1 होगा। ये 4 इसका कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर 4 होता है, सहखंड इसका 4 होता है। तो -1 4 तिया 12, डेल्टा बराबर 4 -13, और इसका मान 13 चौको कितना आ जाएगा? 52 हो जाएगा। यदि हम 1 2 4 से करते तो भी उत्तर -52 आता। यहाँ से करना इसलिए आसान होता है कि 4 के साथ बाकी कॉलम के अंक कितने हैं? 0 है, तो आपका कैलकुलेशन छोटा बनेगा, सवाल जल्दी हल होगा। इसीलिए हम
यहाँ से सखंड लेके इसको हल करते हैं। इसके बाद इसी से कंटिन्यूशन में एक अगला सवाल है, किताब का प्रश्न है ये भी, कि 3, x, 1 बराबर, यहाँ पे लिखा है 3, 2, 4, 1। इसमें x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको गुणा करोगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करोगे 3, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू -8, एक्स स्क्वायर इजकल टू 8, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 8, x बराबर प्लस माइनस 2 गुणा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2√2। ये इसका उत्तर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न को, सारणिक के प्रश्न को हम छोटे छोटे खंडों में लेके हल करते हैं। बच्चों, आप प्रश्नावली पे जब जाओगे तो इसके 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उसका एक तरीका भी होता है करने का कि हम प्रश्न को करते कैसे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, आप किताब में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। a बराबर लिखा है 1, 2, 4, 2, और सिद्ध करो मॉड 2a बराबर 4 मॉड a। एक ये छोटा सा प्रश्न है, एक क्वेश्चन ये है, और इसी के इसमें एक क्वेश्चन किताब में और दिया है, वो भी मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4। इसको सिद्ध करना है 3 मॉड a बराबर 27, इस तरीके से। अब आप देखोगे बहुत आसान सवाल है बच्चों। ये इसका वर्ग ऑर्डर कितना है, 2 है ना। तो इसको पहले a, ये 2a लिखा है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2, 4, 8 और 2 हो जाएगा। अब मॉड के रूप में लिखोगे, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में बदलोगे, 2, 4, 8 और 2 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट्स का एक नियम होता है कि जब इससे हम कॉमन निकालते हैं, बच्चों मैट्रिक्स में क्या होता है, फिर मैं एक रिपीट करता हूँ, 1, 2, 4, 2। तुम चाहोगे कि ये कॉमन निकालें यहाँ से, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा। यदि 2a करेंगे तो इसका 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, 2, 4, 8, 4 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स की मेथड है। पर डिटर्मिनेंट्स में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, 2 का गुणा किया मैंने पहले, मैट्रिक्स फॉर्म में गुणा किया। अब बारी बारी से 2 को निकालते हैं। 1, 2 यहाँ से निकलेगा, 1, 2 यहाँ से निकलेगा, तो क्या बचा, 1, 2, 4 और 1। तो ये 2a बराबर 4 और ये 1, 2, 4 और 1, तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 4 मॉड कितना हो जाएगा, a। ये हमारा उत्तर दिखाएगा। अब एक तरीका और भी हल करने का है कि यदि वर्ग आव्यूह है तो 2a बराबर 4a कहलाएगा। अब ये क्या है, इसके बगल में सवाल क्या लिखा है, ये ऑर्डर कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर 3 की पावर na, अर्थात na बराबर n की घात na। एक फार्मूला बनेगा और इससे आसानी से आप सवाल कर लोगे। मेरा बना हुआ फार्मूला है, ये हर जगह उपयोगी होता है। अब इसको देखो कैसे करोगे, 3a, तो यहाँ पे 3 का गुणा करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, 3, 0, 3, 0, 3, 6, 0, 0, 12। इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 3, 0, 3, 0, 3, 6, 0, 0, 12। फिर ये 3a इक्वल टू, इसमें से 3 निकालोगे, इसमें से 3 निकलेगा, तो इसके बाद ये लिखा जाएगा 1, 0, 1, 0, 1, 2 और 0, 0, 4। तो ये हो जाएगा 3a
और ये 27 और ये हो जाएगा वापस A। तो इस तरीके से इन दो प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए हम इनको मैंने आपको करके भी दिखाया है और आसानी से आप कर भी लोगे। इसी क्रम में अब अगला टॉपिक की तरफ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स का अगला टॉपिक है, उसको हम हल करके दिखाते हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये डिटर्मिनेंट्स मेथड से निकालना है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो फार्मूला है बच्चों ये 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसमें ध्यान देना है कि ये नॉन कोलिनियर हैं, समरेख नहीं है। यदि ABC 3 बिंदु नॉन कोलिनियर हैं अर्थात समरेख नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा अर्थात कुछ उत्तर निकल के आएगा, कुछ ना कुछ उत्तर निकल के आएगा। और दूसरा, यदि तीनों एक ही रेखा में हों, यदि एक ही रेखा में हो A B और C तीनों एक ही रेखा में हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसको कहते हैं सारे जो बिंदु हैं वो कोलिनियर हों अर्थात समरेख हों, एक ही रेखा में हों, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। और हमारा फार्मूला कितना होगा? बराबर 0 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0, या 1/2 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। तो अपना अपना करने का तरीका है। इससे क्षेत्रफल ज्ञात होगा, इससे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि समरेख हैं तो क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा। यदि 0 आंसर आता है अर्थात बिंदु क्या कहलाएगा? समरेख कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएंगे। अब इसी पे आधारित प्रश्नावली में सवाल दिए हैं, उन सवालों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस को लेंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि क्या इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन है 3 8 -4, 2 5, 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 1/2 3 8, 1 -4, 2 1 5 1, 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये। अब इसको आप नियम से करोगे, R1 को करना R1 - R2, R1 को लिखना R1 - R2, 3 और 4 7, 8 में से 2 गए 6 और 0। R2 को लिखना R2 - R3, ये डिटर्मिनेंट्स के नियम कहलाते हैं। R2 - R 9 1 0 5 1 और 1। अब देखोगे कि इस लाइन में, इस कॉलम में 0 की अधिकता हो गई है। 0 की अधिकता हो गई है तो कैसे करोगे? 1/2, ये जो पोजीशन है ये 3 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 3 और 3 कितना होगा? ये 3 और 3 और ये 9, 3 और 3 6। तो ये ए ऑर्डर पॉजिटिव कहलाएगा, इसका सखंड पॉजिटिव कहलाएगा। 1:2 इसको लोग के चलेंगे तो क्या होगा? 7 6 -9, 1 बराबर 1/2 7 एकम 7 9 छिक्का 54 54 बराबर 61/2 वर्ग इकाई। यह इसका क्षेत्रफल होगा। किसका? इसका क्षेत्रफल होगा
3 बिंदुओं का क्षेत्रफल, क्योंकि आंसर निकल के आया है, शून्य निकल के नहीं आया है, अर्थात तीनों बिंदु नॉन कोलिनियर हैं, समरेख नहीं है। तो इस तरीके से आप हल करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ऐसा लिखा है a कॉमा बी प्लस सी, दूसरा b कॉमा बी कॉमा सी प्लस ए, तीसरा क्वेश्चन है c पॉइंट a प्लस बी, बताओ यह समरेख है। तो फार्मूला डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 a b प्लस सी 1, दूसरा बिंदु b c प्लस ए 1, तीसरा बिंदु c a प्लस बी 1। अब आप इसको जब करोगे तो आप डिटरमिनेंट्स के नियम लगाना। तो ये कॉलम को देखो, C1 को लिखोगे C1 प्लस C2 लिखोगे तो ये कहलाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। और उसके बाद ये वाला पॉइंट बाहर निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जब हम कॉमन निकालेंगे तो 1, बी प्लस सी 1 1, सी प्लस ए 1 1, ए प्लस बी 1। अब नेक्स्ट में C1 को लिखोगे C1 माइनस C3 लिखोगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी 0 0 0, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। तो आप देखोगे पूरा आंसर कितना हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। तो ये क्या कहलाएंगे, समरेख कहलाएंगे। बिंदु क्या कहलाएंगे, ये समरेख कहलाएंगे। इसी क्रम में एक और सवाल लेते हैं जिसमें कि हमको k का मान ज्ञात करना है। लिखा हुआ है कि दिए गए बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान देना, 2 - 6 5, 4 और k, 4 का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात करो। सवाल में दिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, 35 वर्ग इकाई है। फार्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 35। आप यहाँ पे 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1 बराबर 35 गुणा 2, ये प्लस माइनस आएगा बेटा। अब इसको लिखोगे, R1 को लिखोगे R1 माइनस R2, R2 को लिखोगे, R1 को लिखना R1 माइनस R3, R2 को लिखना R2 माइनस R3। तो ये इस तरीके से हो जाएगा R1 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 2 - k -6 -4 -10, ये 0 हो जाएगा। फिर R2 माइनस R3 5 - k 0 0, k 4 1। आप देखोगे ये 2 0 आ गया, यहाँ से भी 2 0 आ गया, बराबर प्लस माइनस 70। अब इस एक को ले लो तो सवाल अपना आसानी से हो जाएगा। 1 गुणा, तो इसके साथ क्या क्या निकल के आएंगे, ये और ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 - k -10, 5 - k 0 बराबर प्लस माइनस 70। इसका जब गुणा करोगे तो 0 माइनस, फिर ये -10 इंटू 5 - k इक्वल टू प्लस माइनस 70, माइनस माइनस प्लस
50 माइनस माइनस प्लस 50 और माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70, सबको 10 से भाग दोगे। 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो धन चिन्ह लेने पर 5 माइनस के बराबर 7, ऋण चिन्ह लेने पर 5 माइनस के बराबर माइनस 7, माइनस के बराबर 7 ऋण 5, माइनस के बराबर 2, तो के बराबर -2, माइनस के बराबर -7 -5, माइनस के -12, के बराबर 12। तो उत्तर क्या आ गया? के का मान या तो -2 है या के का मान कितना है? 12 है। तो इस तरीके से यहाँ पे के का मान है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान कितना निकल के आया? या तो -2 निकल के आया या कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम जाते हैं। अगला टॉपिक था हमारा माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड, इसको कि हम कहते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर ध्यान देना बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी में कहते हैं उपसारणिक या सहखंड कहलाता है। उपसारणिक या सहखंड कहलाता है। तो अब इसको सवाल के माध्यम से समझाते हैं कि उपसारणिक क्या कहलाता है बच्चों। जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंदाज से मैंने सवाल लिखा। और 6 का माइनर निकालना है और 6 का कोफैक्टर निकालना है, दोनों निकालना है। अब 6 की पोजीशन को देखोगे, माइनर मतलब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम M23, 6 का निकालना है। तो 6 में इसको और इसको छोड़ दो, क्या आएगा? 1 2 7 और 8। इसको हल करोगे 8 7 दूनी 14, 9 10 11 12 13 14 बराबर कितना आएगा? -6। तो माइनर ऑफ 6 आंसर क्या लिखोगे? माइनर ऑफ 6 इस क्या निकलेगा? -6 निकल के आएगा। पर कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर C कहते हैं कोफैक्टर, या बहुत लोग इसको एडजॉइंट भी कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर कहलाता है। आप C देखो, सहखंड देखो, या इसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर देखो। अब ये 2 और 3, 2 और 3 5 होते हैं, तो इसमें इसका माइनस और -6 कोफैक्टर हो जाएगा 5। याद रखना, ये जो 2 और 3 है ये विषम परिस्थिति में विषम पोजीशन कहलाती है, ऑड पोजीशन कहलाती है। कोफैक्टर में साइन माइनस लगा के इसको +5 करते। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हम माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि इसका 1 -2 4 और -3 का इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो माइनर पहले, सबसे पहले एक 1 1 पोजीशन है, ये 3 निकल के आएगा। M11 इसका माइनर 3 निकल के आएगा। M12 इसका -2 का माइनर 4 निकल के आएगा। M21 इसका माइनर -2 निकल के आएगा और M22 इसका माइनर 1 निकल के आएगा। तो इसका माइनर 3 है, इसका 4 हो जाएगा, इसका -2 और इसका 1 हो जाएगा। अब कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर आप देखोगे M11 3 है, तो C11 भी कितना होगा? 3,
क्योंकि ये 2 है, इसका टोटल 2 होता है। M12 कितना है, 4 है, तो C12 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 है, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। M21 कितना है, -2 है, 2 और 1 3 है, तो C21 बराबर -2 बराबर 2 हो जाएगा। और M22 ये कितना है, 1 है, तो C22 भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो जो कोफैक्टर की बात करेंगे, 3 का कोफैक्टर ये 3 रहेगा, इसका कोफैक्टर -4 हो जाएगा, ये कोफैक्टर 2 हो जाएगा, और 1 का 1 रहेगा। अब इसको कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 -4 2, 1, इसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। इसका बहुत उपयोगिता है, अभी बहुत सारे सवाल में एडजॉइंट निकालने के लिए आएगा, तो आप निकालेंगे। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर को हम समझते हैं। ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स था ये, और यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स था। तो इस तरीके से हम निकाल के देखते हैं कि कैसे निकला जाता है। अब इसमें एक सवाल है, वो आप सवाल देखेंगे। सवाल दिया है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सवाल में लिखता हूँ, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? डिटर्मिनेंट्स 5 3 8 2 0 1 और 1 2 और 3, ये डिटर्मिनेंट्स है। सेकेंड रो मतलब ये पोजीशन है। कोफैक्टर, यूजिंग ऑफ कोफैक्टर मतलब सहखंड, ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा? -2 आएगा। -2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 8 2 और 3। ये 0 की पोजीशन क्या है? 2 2, तो प्लस कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 है इसलिए इसके साथ 5 8 5 8 1 और 3 और 1। इस 1 की पोजीशन क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये -1 आएगा। ये इसका सहखंड है। तो 1 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होंगे? 5 3 1 और 2। तो आप देखोगे -2 3 3 9 3 3 9 8 2 16 प्लस 0 -1 5 2 10 -3 डेल्टा इक्वल टू -2। 9 में से 16 गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा -7 -1 और ये 7 हो जाएगा। ये माइनस प्लस 14 प्लस कितना निकल के आएगा? 7, ये -7 है, तो 14 में से 7 गया, कितना बचेगा? 7। ये आंसर कितना होगा इसका? 7 हो जाएगा। 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? सेकेंड रो के सहखंड निकाले, सेकेंड रो के सहखंड निकाले और फिर इससे इस प्रश्न का हल ज्ञात किया। ये आप ध्यान रखिएगा कि कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम अगले सवाल पे लेते हैं। सवाल देखिएगा। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स
आव्यूह का सखंड, आव्यूह का सखंड जिसको कि हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे, आप देखोगे 2, 3, 1 और 4। सबसे पहले कोफैक्टर निकालोगे, 2 का कोफैक्टर 4, 3 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -3, 4 का 2। आप ध्यान देना जो विषम पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे, उसमें माइनस आता है। फिर इसका ट्रांसपोज कर लो एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज किया तो आ गया 4, -1, -3 और 2। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट, निकल गया एडजॉइंट निकल गया। तो ये इस तरीके से हम एडजॉइंट निकालते हैं, 4, -3, -1 और 2। एक इसमें रूल निकल के आता है, वो आपको मैं करके भी दिखाऊंगा अभी। क्या है, ए गुणा एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर मॉड ए इंटू कितना होता है, आई होता है। इस क्वेश्चन को आप करके देखना कि ये पूरा सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू कितना होता है, आई। चलो इसी क्वेश्चन को आपको मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। फिर मैंने लिखा a इक्वल टू 2, 3, 1, 4, मॉड a बराबर 4 दूनी 8 -3 बराबर कितना निकल के आ गया, 5। 4 दूनी 8 है ना, मॉड a, ये a लिखा है, इसका मॉड a ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसका मॉड a डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में निकल के आएगा। इसके बाद कोफैक्टर 2 का कितना हो जाएगा, 4, 3 का हो जाएगा -1, 1 का हो जाएगा -3, 4 का हो जाएगा 2। इसको ट्रांसपोज करोगे वो आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए कहलाता है। 4, -1, -3 और 2 ये एडजॉइंट ए कहलाता है। अब नियम क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए करके देखो। ए कितना लिखा है, 2, 3, 1 और 4 लिखा है। एडजॉइंट ए कितना लिखा है, 4, -3, -1 और 2। तो मॉड ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई, मॉड ए कितना है 5 इंटू आई, ये आंसर आएगा आपका। कितना आएगा, 51001। कितना आएगा, 5 इंटू आई। करके देखो बच्चों, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। इसको मैंने गुणा किया, 4 दूनी 8 -3, इसका इसमें गुणा किया, 3 दूनी 6 +6, इसका इसमें गुणा किया, 4 -4 और ये -3, 4 दूनी 8। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा 5, 0, 0 और 5। तो क्या निकल के आया, 5 कॉमन लिया, 1, 0, 0, 1। तो क्या निकल के आया बच्चों, 5i निकल के आया। तो क्या निकला, a इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर कितना होता है, मॉड ए इंटू कितना होता है, आई। ये नियम का उपयोग है आगे, तो इसको आप ध्यान के दे के रखिएगा कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक पे जाते हैं। नया टॉपिक आप देखेंगे कैसे किया जाता है। 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हम बता रहे हैं, परिभाषाएं बता रहे हैं। डेफिनेशन है, परिभाषा है, एक वर्ग आव्यूह। परिभाषा है बच्चों कि एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी सिंगुलर कहलाता है
यदि मॉड ए बराबर 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। कब? जब मॉड ए का मान 0 हो तो यह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 4 8, मॉड ए लिखा तो मॉड ए में 1 2 4, 8, तो मॉड ए बराबर 8 - 8, मॉड ए बराबर 0, तो इसको क्या कहोगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरी परिभाषा है नॉन सिंगुलर, दूसरी परिभाषा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है। अब जिसका मॉड ए का मान 0 नहीं होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, ए बराबर 1 2 3 4, यदि मॉड ए के रूप में लिखें 1 2 3, 4, मॉड ए के रूप में लिखें 4 3 दूनी 6 बराबर 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहोगे? नॉन सिंगुलर। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 0, इसका मान 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और हमको याद रखना है कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप क्या कहोगे? इफ मॉड ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, इफ मॉड ए इक्वल टू नॉट 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यदि हम ए बी को लें तो इसका एक्सपेंशन कितना होगा? मॉड बी कॉमा मॉड ए, ये आप ध्यान रखना, मॉड बी कॉमा मॉड ए, इस तरह का एक्सपेंशन होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम बता रहे हैं, वो आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पे ऐसा बन के आता है। एक छोटा सा फार्मूला है, किताब में दिया है ना, हर किताब में आपको मिलेगा। यदि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पे ऐसा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो फार्मूला है एडजॉइंट A इक्वल टू मॉड A पावर n-1। इसके क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला बताते हैं, ये मेथड है, ये थ्योरम है, बुक में दी हुई थ्योरम। क्वेश्चन है A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A डॉट A बराबर, अभी आपने क्या पढ़ा था? मॉड A इंटू I। ये फार्मूला होता है। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बताया है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि I होता है 2 वर्ग आव्यूह जिनके ऑर्डर एक समान होते हैं, उनका गुणा यदि 1 हो जाता है तो A बराबर क्या लिखोगे? 1/b, B बराबर क्या लिखोगे? 1/a, A बराबर हो जाएगा B इन्वर्स, B बराबर हो जाएगा A इन्वर्स, एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। अब ये दिया हुआ है AB इक्वल टू I, ये भी लिखा है, क्या लिखा है? एडजॉइंट A अपॉन मॉड A इंटू I। तो अब अगले इसमें एडजॉइंट A से मॉड A से भाग दे दोगे, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A या एडजॉइंट A अपॉन मॉड A बराबर कितना लिखा? I। अब सवाल में क्या लिखा है? AB इंटू I, सवाल में क्या दिया है? AB बराबर I, A तो दिया हुआ है,
ए तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना लिखा है, आई लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बी ए बराबर आई। तो बी का मतलब कितना हो गया, बी का मतलब हो गया एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। और बी बराबर कितना होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी उपयोगिता है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये आएगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड निकालने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, a इक्वल टू 2 3 1, 2। तो आपको ये फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। और इसकी सहायता से, इसमें मैट्रिक्स में भी एक क्वेश्चन किया था, इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ए गुणा ए की जगह 2 3 1 2, फिर ए की जगह 2 3 1 2। और जब इसका गुणा करोगे 2 दूनी 4 धन 3, 3 दूनी 6 प्लस 6, 3 दूनी 6 प्लस 6, और 1 दूनी 2 प्लस 2, और 1 तिया 3 और 2 दूनी 4। ये आएगा 12, ये आएगा 4 और 3 7, 12 4 और 7। ये ए स्क्वायर का मान आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में सवाल दिया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, अर्थात 7 12 4 और 7 माइनस 4a 2 3 1, 2 प्लस आई 1 0 0 1 बराबर 0 प्रूफ करना है। अर्थात ये लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। आप देखोगे ये 7 लिखा, माइनस 4 दूनी 8, और ये धन 1। फिर बगल में ये 12 माइनस 12 धन 0, फिर ये 4 लिखा तो माइनस 4 और धन 0। फिर यहाँ पे ये 7, ये 4 दूनी 8 प्लस 1, तो आप देखोगे 0 0 0 और 0। तो कुल इसका मान कितना निकल के आ गया, 0 आ गया निकल के। अब इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स निकालना है। इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे करोगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कर दोगे, माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। जब गुणा करोगे तो ये ए में बदल जाएगा, अर्थात ए इनवर्स इंटू ए, ये हो जाएगा 0, ये ए हो जाएगा, माइनस 4i हो जाएगा प्लस ए इनवर्स बराबर 0। ए इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस ए इनवर्स इक्वल टू 4i 1 0 0 1 माइनस ए की जगह 2 3 1 और 2 है। ए इनवर्स इक्वल टू ये 4 एकम 4 माइनस 2, 4 का 0 0 माइनस 3, 4 का 0 0
0 -1 और 4 एकम 4 -2, ए इन्वर्स बराबर 2 -3 -1 और 2। तो आप इस समीकरण की सहायता से क्या निकाला, ए इन्वर्स निकाला। इस समीकरण की सहायता से क्या निकाला, ए इन्वर्स निकाला। अब इसी में एक छोटा सा प्रश्न है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको लगता है कि एग्ज़ाम में आना चाहिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम में तिमाही, छमाही, वार्षिक कोई भी परीक्षा होती है तो टीचर ज़रूर इस प्रश्न को देता है एग्ज़ाम में करने के लिए बच्चों को। प्रश्न है, क्वेश्चन है a बराबर 3, 2, 1 और 1। तो a और b का मान ज्ञात करो, a और b का मान ज्ञात करो। यदि a² प्लस a कॉमा a प्लस b i बराबर 0। फिर बात उठती है a² की, तो कि 3, 2, 1, 1, यहाँ पे भी क्या लिखा 3, 2, 1, 1। अब इसका हमने गुणा किया तो 3 तिया 9 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो 2, 1 फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 और 2 + 1 मल्टी होके आएगा 11 और 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, ये a² का मान आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सवाल दिया है a² a, a प्लस b, i बराबर 0। इसकी जगह लिखोगे 11, 8, 4, 3 प्लस a की जगह लिखोगे 3, 2, 1, 1 और b i 1 0 0 1 बराबर 0 0 0 0 से तुलना करोगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लिखोगे 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस b। दूसरा 8 प्लस 2a प्लस 0। तीसरा 4 प्लस a प्लस 0 और तीसरा 3 प्लस a और प्लस b बराबर 0 0 0 और 0। इसको जब तुलना करोगे तो 11 प्लस 3a प्लस b का मान 0 होगा, 3 प्लस a प्लस b का मान 0 होगा, 4 प्लस a का मान 0, तो सीधे सीधे 1 बराबर क्या निकल के आएगा -4। 3 प्लस -4 प्लस b बराबर 0, -1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 1। उत्तर क्या निकल के आया बच्चों, a बराबर 4 और b बराबर 1। ये दो उत्तर निकल के आएंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब इसके बाद इस सारणिक में अंतिम प्रश्नावली के पहले आप देखोगे कि x और y के मान सारणिक विधि से कैसे करते हैं। हमने पहले भी 10वीं कक्षा में किया हुआ है कि सारणिक से, युगपत समीकरण से सब प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफ मेथड से x और y निकालते हैं। यहाँ पर सारणिक विधि से x और y का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y = 1, 3x प्लस 2y = 7 और फार्मूला है x = a इन्वर्स टू b। यहाँ पे x क्या होता बच्चों, x, y। a कितना होता है 2, 5, 3 और 2 और b कितना होगा 1, 7। अब इसके लिए मॉड a
मॉड ए 2 दूनी 4 5 3 8 कितना आएगा -4। मॉड ए का मान 2x 2 दूनी 4 5 3 15 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5 3 15 तो इसका मान आएगा -11 आएगा। ये ध्यान देना, ये 2 2 जा 4 5 3 जा 15 कितना आएगा -11 आएगा। इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर आएगा 2 का कोफैक्टर 2, 5 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -5, 2 का कोफैक्टर 2। इसके बाद इसको ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट ए लिखोगे 2 -3 -5 2 निकलोगे 2 लिखोगे। इसके बाद फार्मूला x इक्वल टू A इनवर्स इज टू बी। A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, तो x की जगह x कॉमा y, A इनवर्स मॉड A कितना निकल के आया -11 -1 अपॉन 11 और एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A 2 -5 -3 2 ये निकलेगा आएगा एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A इंटू B कितना है 1 7। तो ये हो जाएगा x y इक्वल टू -1 अपॉन 11। इसको देखोगे 2 एकम 2 -7 पंजे 35, ये -3 7 दूनी 14। ये x y आप इसको देखो -1 अपॉन 11 ऊपर लिखा है -33 और 11। ये x y, तो ये भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -1। तुलना करोगे x बराबर 3 y बराबर -1। ये सवाल क्या था? 2 पद वाले रेखीय समीकरण आपने हल किससे किया? डिटरमिनेंट्स की मेथड से, है ना, जिसमें कि फार्मूला का इस तरीके के फार्मूला का उपयोग होता है और मैट्रिक्स ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं और आप इसको कीजिएगा इस क्वेश्चंस को, और ऐसे भी किताब में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो आपको सवाल बनेंगे। जैसे एक समीकरण है 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 3 - 2, 3 2 1 -1 4 -3 2। b का मान क्या होगा 8 1 और 4, और x का मान क्या होगा x y और z। आप फार्मूला क्या अप्लाई करोगे x = A इनवर्स इज टू बी। इसकी सहायता से आप किसका मान ज्ञात करोगे x y और z का मान आप ज्ञात करोगे। इस तरीके से आप ध्यान दोगे तो आपका जो डिटरमिनेंट्स में जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं सवाल, बेसिक क्वेश्चंस डिटरमिनेंट्स के क्या होते हैं, पाठ का क्रम क्या है, इतने सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। बार बार प्रैक्टिस करने पे आप देखोगे कि इन सवालों के साथ किताब में और जो अच्छे सवाल दिए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं, उस पे भी आपकी पकड़ धीरे धीरे बनती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।